आखिरी रिश्ता, आज के रिश्तों का कड़वा सच। राधा काम निपटाकर बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से कमला चाची का फ़ोन था। बिटिया, अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से। बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम भी कोई जवान तो हो नहीं रहे हैं, अब उनका करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। राधा बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं। बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते हैं। राधा और उसका छोटा भाई अमर दिल्ली में रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले अमर को फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था, कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखकर। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था, जब तक जीवित थे तब तक के लिए। राधा को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहाँ पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। दोनों चाचियां भी ध्यान रखती थी। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मज़े से चल रही थी। रविवार को राधा और अमर का ही कार्यक्रम बन पाया मेरठ जाने का। राधा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं, महीने की लाखों की कमाई है। उनका इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। मरीजों की बीमारी न रविवार देखती है न सोमवार। अमर की पत्नी रेनू की अपनी जिंदगी है, उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना है उसका। इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर राधा को लगा अमर कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वह बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उम्र हो रही है, थोड़े कमज़ोर हो गए होंगे, ठीक हो जाएंगे। अमर झींकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाचा जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई। 2-4 साल और रख लेते तो। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया तीसरा हिस्सा। राधा शांत करने की मंशा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच में बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अमर उत्तेजित हो गया, बोला, दीदी तेरे लिए यह सब कहना बहुत आसान है। 3 कमरों के फ्लैट में कहाँ रखूँगा उन्हें? रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया है, वह बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगने तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पे क्यों पीछे हट जाती हैं? आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? इतनी बड़ी कोठी है, जीजा जी की लाखों की कमाई है। राधा को अमर का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप निसंकोच फ़ोन कर देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास, और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुध लेने। राधा बोली, तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं, एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आई, इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोली, पहले फ़ोन करवा देते, पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, क्या परेशान करता, वैसे भी दिल्ली में बहुत बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। राधा फिर भी उन्हें अपने साथ ले आई। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आए, तब तक पिता और बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए राधा ने पति से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। अमर का घर बहुत छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती। अमित के एकदम तेवर बदल गए। वह सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी हैं। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया था, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले साहब ने कि पिता की करनी भी पड़ेगी। रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनजान थी राधा। रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरा पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना सा स्थान भी नहीं है? अमित के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वह लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है,
ठीक होने के लिए। मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। यह मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को अमर के घर छोड़ आओ। राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वह इतनी इज्जत करती है, वह ऐसा बोल सकते हैं। क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसा का हिसाब नहीं रखा? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर अमित ने यह कहकर छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते तो इतने तो हो ही जाते कि पिताजी की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाज़त नहीं थी। भाई से भी मन कर रहा था कह दे, शादी में जो खर्च हुआ था वह निकाल कर जो बचता है उसका आधा आधा कर दे। कम से कम पिता इज्जत से तो जी पाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जवाब कुछ न कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इन सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढोने मुश्किल हो जाएंगे। बस यही सोचकर चुप रह गई। अगले दिन अमित ने अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर राधा बाबूजी के पास पहुंची तो वे सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मैंने सब सुन लिया है बेटा, मेरे कारण अपनी गृहस्थी खराब मत कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, कितने नहीं। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात कर ली है, जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मुझे वो लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहाँ छोड़ आ और निश्चित होकर अपनी गृहस्थी संभाल। राधा समझ गई बाबूजी ने सब सुन लिया है। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया, क्या सफाई देती। चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए पते पर उन्हें छोड़ने चल दी। नज़रें नहीं मिला पा रही थी, न कुछ बोलते बन रहा था। बाबूजी ने ही उसका हाथ दबाते हुए कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच खुश रहूँगा। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हुए। राधा का ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का। फ़ोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे हैं। इतनी गलानी हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। तभी वृद्धाश्रम से फ़ोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे, 8-9 बजे तक आएंगे। अमित तो आते ही 10 बजे तक हैं। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी को सूचना भी क्या देना। अमर ऑफिस चला गया होगा, बेकार में छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर अश्रुधारा बहती रही। कहना मुश्किल था, पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर। आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई। 3 दिन, केवल 3 दिन अमित ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वह हृदय से अमित को परमेश्वर मान लेती। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकताएं पूर्ण की। वह बोल रहे थे, इनके बहू, बेटा और दामाद भी हैं रिकॉर्ड के हिसाब से, उनको भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। वह कुछ संभल चुकी थी, बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बहू, ना बेटा और ना दामाद, बस एक बेटी है, वह भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपने ही धुन में बोल रहे थे, परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। राधा सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी, जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था। समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा अशांत होगी। हाँ, परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे कि किसी तरह वह बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।